हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, जो कि करंट अफेयर में हम रोजाना की रोजाना न्यूज़ में सुनते हैं कि ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क उसकी मीटिंग हो रही है। ये आज अडॉप्ट हुआ है, इतनों ने साइन कर दिया, इतने स्टेट्स ने रेक्टिफाई किया है। ये सब हम समझेंगे, ठीक है। और हमेशा हमें माइंड में रहता है कि अब COP15 हो रही है, अब 27 हो रही है, अब 19 हो रही है। इनके बीच में कंफ्यूजन आपको रहता है, तो वो सब इस क्लास में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो रिसेंट न्यूज़ है, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जो कि अडॉप्ट किया है COP25, जो अभी रिसेंटली आप न्यूज़ में देखोगे कि 200 कंट्रीज ने अडॉप्ट कर रेक्टिफाई कर दिया या 188 ने कर दिया, ठीक है। इस टाइप से हेडलाइंस बनी हुई हैं, तो वो आज हम पढ़ते हैं। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि रिसेंटली जो COP15 है, जिसकी मीटिंग मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हो रही है, उसने यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो CBD है, उसके अंडर में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो GMF है, उसे अप्रूव कर दिया है, ठीक है। जिसे हम पोस्ट 2020 एग्रीमेंट भी बोल देते हैं या GMF बोल देते हैं, वही बात है, ठीक है। सेम ही बात है। ये कहता है कि COP15 जो कि UN CBD है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो UN की कन्वेंशन है, जो 1992 के अंदर हुई थी, जो कि फोर्स में आई थी 1993 के बाद, मतलब 1993 से, ठीक है। तो उसके बाद उनकी मीटिंग हो रही है। कोप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। मतलब कि हर एक स्टेट से अपने अपने डेलीगेट्स आते हैं, तो वहां पे उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। तो कोप उनकी 15th मीटिंग थी, उसके अंदर उन्होंने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क उसे अडॉप्ट किया है, ठीक है। और इसका नाम कनमिंग एंड मॉनिट्रियल क्यों है? क्योंकि ये 2 फेज में हुआ है। फर्स्ट हुआ है कनमिंग चाइना के अंदर, ठीक है, जो कि वर्चुअल मोड के अंदर हुआ था, शायद अक्टूबर के अंदर हुआ था। एंड देन मॉनिट्रियल जो कि अभी रिसेंट 19 दिसंबर को खत्म हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसे कनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये बोलते हैं। इससे पहले भी प्रोटोकॉल हुए हैं इसके। कोप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, उनके ऊपर बहुत सारे प्रोटोकॉल हुए हैं इससे पहले भी। जैसे आप एग्जांपल देख लोगे, नगोया प्रोटोकॉल, या फिर एक आप जिसे हम क्या नाम था उनका, शायद, है ना, आप ध्यान से देख लेना, उसके अंदर हुआ था। देन दूसरा एक इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, एक और है, हम चलो आगे पढ़ते हैं वो, ठीक है। काफी प्रोटोकॉल हुए हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। अभी जो हुआ है ये रिसेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले भी क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसका एम क्या है? टू हॉल्ट एंड रिवर्स द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कि जो बायोडाइवर्सिटी को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे हम होल्ड करें, उसे हम रोक दें और रिवर्स करें, ठीक है। कि मतलब जो लॉस पहुंचा रहे हैं उसे हम गेन में कन्वर्ट करें, उस लॉस को हम रोक के उसके लिए काम करें, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काम करें, ठीक है। उसे मेंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, ठीक है। अब जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या क्या है, की हाइलाइट्स क्या है, की पॉइंट्स क्या है, जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछे जा सकते हैं। ये हमारे नेट के एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है एंड यूपीएससी के लिए भी, ठीक है। दोनों के लिए क्लास है ये। नेट के एग्जाम पे लेवल हमारा कम होता है एंड यूपीएससी पे हाई लेवल होता है, ठीक है। तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने मैं इंक्लूड कर सकती हूँ, मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है, वो मैंने डाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले 23 टारगेट सेट हुए हैं जो 2030 तक हमें पूरे करने हैं, ठीक है। 23 टारगेट्स दिए हैं एंड 4 गोल्स जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो 2050 तक पूरे करने हैं, ठीक है। देन 4 गोल्स जो लॉन्ग टर्म गोल हैं, वो कौन से हैं? सबसे पहले इनहेंस इंटीग्रिटी ऑफ ऑल इकोसिस्टम। आप जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, मेरा मानना है कि आप, मतलब अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं तो ऑफिशियल चीजों को ही देखें, ठीक है। मैंने जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स डाली हैं, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही डाली हैं, ठीक है।
इसमें आप ऑफिशियल से देखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, किसी टाइप का कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर ऐसे दिया हुआ है, गोल ए, देन गोल बी सी डी, ठीक है। तो ए के अंदर सब पार्ट्स दिए हुए हैं 3 से 4, ठीक है। बी के अंदर भी ऐसे ही 3, सी के अंदर भी, डी के अंदर भी। तो मैंने यहाँ पे ओनली मतलब पैराग्राफ बना के लिख दिया है, सारे पार्ट्स इंक्लूड भी नहीं किए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने डाले हैं। सबसे पहले उनका गोल है इनहांस इंटीग्रिटी ऑफ ऑल इकोसिस्टम। तो जितने भी इकोसिस्टम है उनकी इंटीग्रिटी को इंश्योर करना है हमें, ठीक है। हॉल्टिंग ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन हो रहा है स्पीसीज का, बायोडाइवर्सिटी का, मतलब कि जो एक ह्यूमन बीइंग हार्म पहुंचा रहा है, एक्सटिंक्ट कर रहा है स्पीसीज को, एक्सटिंक्ट करना होता है मतलब खत्म कर रहा है स्पीसीज को, तो उसे हम होल्ड करें, उसे हम रोकें, ठीक है, और उसको रिवर्स कर सके। तो पहला ये वाला एम है जो कि लॉन्ग टर्म है, 2050 तक मतलब स्पेसिफाई किया है। यहाँ पे एक 10 फोल्ड दे रखा है कि 10 टाइम्स लॉस उसे कम कर सके, ठीक है। मतलब उस रेट से लॉस बढ़ रहा है, हमें वो कम करना है, उसे होल्ड करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है सस्टेनेबल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर दैट नेचर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पीपल आर वैल्यूड, कि हम सस्टेनेबल यूज और मैनेजमेंट करें बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी ऐसा नहीं है कि हम मतलब अंधाधुन यूज कर रहे हैं, ठीक है, आंखें बंद करके यूज कर रहे हैं, उसकी भी एक लिमिट है भाई, वो अपनी मतलब उसकी एक कैपेसिटी है, हम उसे इतना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल यूज हो उसका, ताकि वो अपने आप को रिकवर भी कर सके और हम उसे यूज भी कर सकें, नेचर के साथ में जी पाए हम, ठीक है। जैसे कि लिव विद लाइफस्टाइल, ऐसा कुछ हमारा जो हमारे पीएम ने एक लॉन्च किया था इनिशिएटिव, कि मतलब हमारी लाइफस्टाइल नेचर के साथ ओरिएंटेड हो, ठीक है। ये नहीं है कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट करके जिए। देन सस्टेनेबल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज हो एंड मैनेजमेंट हो टू इंश्योर दैट नेचर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पीपल आर वैल्यूड, कि जो नेचर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो नेचर हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, उसे हम वैल्यू कर सकें, ठीक है, उसे हम वैल्यू दें, उसे हम मतलब उसकी कदर करें कि हाँ भाई नेचर हमें दे रही है, तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए हमारे माइंड में, उसे हम मेंटेन करके रखें, सस्टेन करके रखें, ताकि इन फ्यूचर हमारी जनरेशन भी उसे यूज कर सके और उसे मेंटेन करके उस डाइवर्सिटी को देख पाए, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी है नेचर में, तो उसका भी अपना एक यूज है कि एक बैलेंस बना रहता है अपने इकोसिस्टम में, ठीक है। देन नेक्स्ट है फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका हम फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन हो, बेनिफिट हो, मतलब हर कंट्री को उसका बेनिफिट हो, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए, हम उसे बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज कर सके और हम उसके बेनिफिट को अपने मतलब अपने बेनिफिट के लिए भी फेयरली यूज कर सके, ठीक है। देन उसके बाद है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, जो भी डिजिटल सीक्वेंसिंग हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को हम फेयरली यूज कर पाए, ये उनका थर्ड एम है। एंड देन फोर्थ है एडुकेट मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द GBF, जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एडुकेट मीन्स हो, ठीक है, कि मतलब जो भी पार्टीज हैं, चाहे वो डेवलप्ड हैं, लीस्ट डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग है, तो उनके पास मीन्स हो, कम से कम असेसिबिलिटी हो कि वो उसे मतलब इम्प्लीमेंट कर सके। अदरवाइज क्या होगा, पहले भी मतलब ये एम्स डिसाइड हुए हैं, ठीक है, वो कौन से हमने पूरे कर लिए हैं। जब तक एक सिस्टम नहीं होगा इम्प्लीमेंट करने का, उसे मतलब उसे असेसमेंट करने का उसका, कि हाँ भाई कंट्रीज काम कर रही हैं कि नहीं उस पे, ठीक है, तब तक तो कोई फायदा नहीं है ऐसे कोई भी प्रोटोकॉल अपनाने का, ठीक है। देन नेक्स्ट है अब जो टारगेट्स है वो क्या है, 23 टारगेट्स इंक्लूड किए हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ने। अब वो टारगेट्स क्या हैं, ठीक है, जो कि हमें 2030 तक पूरे करने हैं, ये मतलब उन्होंने टारगेट रखा है 2030 तक, ठीक है। फर्स्ट है अफेक्टिव कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एटलीस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड कोस्टल एरियाज एंड सीज, सॉरी,
कहाँ पहुंच गए हम? ओके, ये कहता है कि हमें इफेक्टिवली कंजर्व करना है, मैनेज करना है 30% वर्ल्ड की लैंड को, कोस्टल एरियाज को एंड ओशियंस को, ठीक है, और 2030 तक करना है, ठीक है, ये हमने एंड इसे हम बोल देते हैं 30/30, ठीक है, जो कि हम न्यूज में बहुत बार सुनते हैं ना, 30/30 प्लान या फिर स्ट्रेटर्जी या टारगेट क्या है, ठीक है, तो ये यही है कि जो 30% लैंड है, 30% जो कोस्टल एरिया है, सी है, उसे हमें कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है, और करंट स्टेटस क्या है, हमारी 17% लैंड प्रोटेक्शन के लिए है एंड 8% मैराइन एरिया प्रोटेक्शन में है, अंडर प्रोटेक्शन, जो कि हमें बढ़ा के 30% करना है, ठीक है, ये हमारा टारगेट है जो हमें 2030 तक दिया गया है, ठीक है, सभी कंट्रीज जिन्होंने एग्री किया है। देन रेस्टोरेशन ऑफ 30% ऑफ द टेरेस्ट्रियल एंड मेराइन इकोसिस्टम, कि जो टेरेस्ट्रियल और मेराइन इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम तो आप समझते होंगे शायद मेरे हिसाब से, जो भी इकोलॉजी है, एक मतलब एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर क्या जो भी डाइवर्सिटी है वो मेंटेन करके रखे, वहां का वो इकोसिस्टम है, ठीक है, तो वो 30% रेस्टोरेशन हो उसका, ठीक है। देन रिड्यूस टू नियर जीरो द लॉस ऑफ एरिया ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि जो एरिया है हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस के, उनको लॉस करना हम नियरली जीरो तक लेके जाएं, ठीक है, उन्हें हम लॉस, उनको हम कोई भी हानि ना पहुंचाएं एंड हाई जो भी हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस एरिया एंड हाई इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी जो एरिया है, उनका लॉस हम 0% तक लेके जाएं, ये स्टेटमेंट ये कहती है। देन हाल्विंग बोल देना आप जो भी, ठीक है, इसका मतलब ये है, वैसे इसमें एल साइलेंट है, कि मतलब हाफ कर देना, ठीक है, हार्विंग ग्लोबल फूड वेस्ट, कि मतलब जो भी ग्लोबल फूड वेस्ट है उसे हम हाफ कर पाए, ठीक है, ये हमारा टारगेट है 2030 तक। देन नेक्स्ट है फेजिंग आउट और रिफॉर्मिंग सब्सिडीज दैट हार्म बायोडाइवर्सिटी बाय एटलीस्ट $500 बिलियन पर ईयर, सॉरी ओके मेरा पेन ये ऐसे ही चल गया, ठीक है, बिलियन पर ईयर, ठीक है, ये कहता है कि जो भी सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है अपने फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए या इंडस्ट्रीज को, कहीं भी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, और वो बायोडाइवर्सिटी को हार्म कर रही है वो सब्सिडी, तो उस सब्सिडी को या तो हम कम कर दें या फिर उसे फेज आउट कर दें, ठीक है, वहां से हटा दें या रिफॉर्म कर दें। और कितनी मतलब वो सब्सिडी कम करनी है, $500 बिलियन, ठीक है, एक ईयर में हमें $500 बिलियन तक कम करनी है वो सब्सिडी, ठीक है, ताकि बायोडाइवर्सिटी को लॉस कम हो सके। वाइल स्केलिंग अप पॉजिटिव इनिशिएटिव्स, ये कहता है कि पॉजिटिव इनिशिएटिव है उन्हें हम स्केल अप करना चाहिए हमें फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज, ओके, समझ आ गया होगा। देन मोबिलाइजिंग एटलीस्ट $, आप $, ये $, ही है, ठीक है, जो भी अमाउंट दी होती है नॉर्मली $, में होती है, ठीक है, $200 बिलियन पर ईयर, कि 200 बिलियन पर ईयर जो सम है हमें वो मोबिलाइज करना है, और कहां से करना है, पब्लिक और प्राइवेट इसमें दोनों फंडिंग होगी, ठीक है, और किसके लिए, नेचर के लिए। 200 बिलियन जो $, है वो पर ईयर मोबिलाइज करने हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, उससे उसको फंड करने के लिए, ठीक है, और ये कहां से सोर्स है इसका, पब्लिक भी है प्राइवेट भी है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, प्राइवेट एसोसिएशन, एनजीओ सब पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, ये टारगेट है। देन नेक्स्ट है रेजिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो फ्रॉम डेवलप टू डेवलपिंग कंट्री, कि जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो, इससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ, जैसे देखो नॉर्मली नॉर्थ और साउथ के बीच में एक डिवाइड रहता है, क्योंकि नॉर्थ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, नॉर्थ जो नॉर्दर्न हिस्सा है, नॉर्दर्न हाफ है जो हमारे हमारे वर्ल्ड का, ठीक है, उसमें आप यूरोप ले लो, चाइना या फिर अमेरिका, ये सब नॉर्दर्न हाफ में आते हैं। साउदर्न हाफ में जो कंट्रीज है जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, देन लैटिन अमेरिकन कंट्री, ये जो कंट्रीज हैं ये लीस्ट डेवलप्ड हैं या फिर डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है, और जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्री हैं। अब जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं उन्होंने डेवलपमेंट की
उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, वो सब हुआ, तो उन्होंने उस टाइम पे अनरिस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट की थी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि एनवायरनमेंट का मतलब कोई इशू था उनके सामने कि वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के लॉ बनाए। उस टाइम पे उन्होंने अनरिस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट की थी, तो उस वजह से वो तो डेवलप्ड हो गई, और उन्होंने जो एनवायरनमेंट को हार्म किया उसे तो काउंट ही नहीं किया गया, ठीक है। और अब जब जो लीस्ट डेवलप है और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलपमेंट कर रही हैं, तो कंट्रीज के सामने ये इशू आ गया है कि हाँ, क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को भी हमें देखना है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ डिवाइड ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। तो अब जो डेवलप्ड कंट्री हैं, पहली बार मतलब इस बात के लिए मानी है कि वो मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज देंगी, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगी डेवलपिंग कंट्रीज और जो लीस्ट डेवलप कंट्री है उन्हें, ठीक है, ताकि वो ऐसे लॉज बनाए जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, साथ साथ उनकी डेवलपमेंट भी हो पाए, ठीक है। मतलब कंपनसेट करें उस लॉस को। तो ये पहली बार माना गया, बट ये इशू बहुत पहले उठा दिया गया था। इंडिया ने शायद इसे इनिशिएटिव दिया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, बट अभी फिलहाल मतलब ये माना गया है कि हाँ, डेवलप्ड कंट्री कंपनसेट करेंगी, ठीक है, उसके लिए। ओके, अब समझते हैं रेजिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो, कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो है वो डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में आएगा, और कितना $, जो 30 बिलियन है वो पर ईयर मतलब कि आएगा, ठीक है। वो मतलब कंट्रीज आपस में करेंगी, डेवलप्ड कंट्री इतना इकट्ठा करेंगे और वो इन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज को इतना फंड देंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंश्योर फुल इक्विटेबल इंक्लूसिव इफेक्टिव जेंडर रिस्पॉन्सिव। ये दोनों जो टारगेट है मैंने लास्ट वाले डाले हैं, और मैंने इसलिए स्पेसिफिकली डाले हैं क्योंकि इसमें जेंडर इश्यूज को भी साथ में मतलब लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये 23 टारगेट है, 22 एंड 23 नंबर ये मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है। उससे पहले 21 ही टारगेट थे ओनली, बट ये 2 बाद में ऐड किए थे उन्होंने, बाद में डिस्कशन कर करके, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जेंडर का इश्यू है थोड़ा, इसलिए मैंने डाले इंश्योर फुल इक्विटेबल इंक्लूसिव इफेक्टिव एंड जेंडर रिस्पॉन्सिव रिप्रेजेंटेशन, की जो कंट्रीज हैं वो इंश्योर करें कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हो, इंक्लूसिव हो, मतलब कि हर कोई इंक्लूज हो। ये नहीं है कि ओनली डेवलप्ड कंट्री अपना पार्टिसिपेशन दे रही है या फिर ओनली डेवलपिंग कंट्री या कुछ कंट्रीज दे रही है, ठीक है। सबका उसमें इंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, एनजीओज हो, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कोई भी हो, ठीक है। हर किसी का इंक्लूसिवनेस होना चाहिए उसके अंदर। देन अफेक्टिव हो, वो एक अफेक्टिव सिस्टम हो, ठीक है। देन जेंडर रिस्पॉन्सिव हो, कि जेंडर को भी कंसिडर किया जाए, रिस्पॉन्सिव रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जेंडर को कंसिडर करके रिप्रेजेंटेशन हो, एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग के अंदर भी हर किसी का पार्टिसिपेशन हो, एंड एक्सेस टू जस्टिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी बाय इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी। और जो इंडिजिनियस लोग हैं, वहाँ के इंडिजिनियस लोग होते हैं मतलब वहाँ के नेटिव, जो वहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, वहाँ के लोकल जो पीपल हैं, उनका भी वहां पे पार्टिसिपेशन हो, उनको साथ लेके चला जाए, ठीक है। क्योंकि इंडिजिनियस लोगों को ही नॉलेज होती है वहां की, क्योंकि वो उसके साथ जीते आ रहे हैं। वहां पे एनवायरनमेंट कैसे वहां का मतलब हमें फॉरेस्ट या कैसे मेंटेन करके रखना है, उसको एक्सेसिव यूज नहीं करना। साथ साथ जैसे कि इंडिजिनियस लोग हैं, उन्हें पता होता है कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, कौन सी चीज किस चीज के यूज के लिए, कौन सा प्लांट क्या मेडिकल उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये सब इंडिजिनियस लोगों को ही पता होता है, एंड लोकल जो कम्युनिटी है उनका साथ में सभी का सहयोग लेके कोई भी पार्टिसिपेशन हो, डिसीजन मेकिंग हो, सब कुछ इंक्लूसिव हो, ठीक है, ये इंश्योर करें। देन उसके बाद है इंश्योर जेंडर इक्वलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेमवर्क। यहाँ पे तो डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब इम्प्लीमेंटेशन हो तब भी जेंडर इक्वलिटी की बात हो, ठीक है, कि ये नहीं है कि ओनली मेल ही वहां पे जाके अपना कंट्रीब्यूशन दे, फीमेल को भी इक्वली वहां पे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए, ठीक है। थ्रू अ जेंडर रिस्पॉन्सिव अप्रोच वेयर ऑल द वुमेन एंड गर्ल्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट टू 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कन्वेंशन, ठीक है। ये कहते हैं कि गर्ल्स और वुमेन्स का भी इक्वल पार्टिसिपेशन और 3 ऑब्जेक्टिव जो थे कन्वेंशन के। अब ये किस कन्वेंशन की बात की जा रही है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ था, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर सभी का मतलब गर्ल्स का भी अपना कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है।
ओके। और नॉर्मली क्या होता है कि जैसे गांव में या हर कहीं यही होता है कि नॉर्मली जो वुमेन है वो ही जाके, जैसे अगर शाम को लकड़ियां लेके आनी हो आग जलाने के लिए तो वुमेन्स जाती हैं, ठीक है। नॉर्मली जो घर के काम है वो वुमेन्स करती हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट का बर्डन या एनवायरनमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके डिग्रेडेशन के, वो नॉर्मली वो बहुत ज्यादा उन्हें इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। ये फेमिनिज्म में भी हम पढ़ेंगे बहुत बार, आएगा हमारे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। देन नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब जो ये सीबीडी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि 1992 के अंदर हुआ था, जो एजेंडा 21 था उसे अडॉप्ट करने के लिए क्या ये कन्वेंशन थी, जो काफी स्टेट ने 196 ने अडॉप्ट की थी शायद। इसमें एक ईयू प्लस में 195 स्टेट्स थे इंडिविजुअल, ठीक है। ओके, कुछ बताना था मुझे शायद आपसे। ओके, मुझे अभी याद नहीं है, माइंड से निकल गया, कोई बात नहीं, हम बाद में मुझे याद आएगा बता दूंगी, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो बायोलॉजिकल, हाँ ये कहना था कि जो अब जो ये कोप हो रही है 1 to अभी तक जैसे 15 हो चुकी, इसी के अंडर में हुई है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब जो थी वो कोप 15 थी, ठीक है, इसी के ऊपर। और इसके अंदर 3 टारगेट रखे गए थे। द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करके रखना है। देन सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका सस्टेनेबल यूज करना है हमें, ठीक है। देन द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, जो जेनेटिक रिसोर्सेज से जो बेनिफिट हो रहे हैं वो फेयरली और इक्विटेबली शेयर किए जाएं, ठीक है। डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच में जेंडर इंक्लूसिव हो, वो मतलब एक बैलेंस हो, फेयरनेस हो, ठीक है वहां पे। और सस्टेनेबल से तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है कि ऐसी डेवलपमेंट करनी है जो मतलब हमें हमारे फ्यूचर को हैम्पर ना करे और हमारे फ्यूचर को भी इक्वली अपॉर्चुनिटी दे कि वो उनके पास भी उतने रिसोर्सेज हों, ठीक है। हमें सब कुछ देख के चलना है। एक स्टेटमेंट आती है कि हमने बोरो मतलब हमने बोरो किया है हमारी फ्यूचर जनरेशन से, जो एनवायरनमेंट है अभी हमारे पास, ठीक है। हमने हमने हमें विरासत में नहीं मिला है हमारे पूर्वजों से, ठीक है, हमने बल्कि बोरो किया है हमारी आने वाली जनरेशन से। तो इसलिए एनवायरनमेंट को साथ में लेके चलना होता है। देन नेक्स्ट है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आता ना कहीं पे समझ तो आप कमेंट में मेंशन कर दिया करो, मैं उस पे आपके डाउट जरूर लूंगी अगली क्लास में अगर आप मेंशन करोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, क्या क्या हुए थे सीबीडी के अलावा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके अलावा 2 एग्रीमेंट, मतलब कौन कौन से एग्रीमेंट सप्लीमेंट्री जो हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले है कार्टागेना प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हुआ मतलब कि ये एग्रीमेंट 2003 में फोर्स में आया था और इसमें कंट्रीज आप चेक कर लेना, आई थिंक 138 के आसपास कुछ ऐसा है, ठीक है। आप चेक करना कि कितनों ने रेक्टिफाई क्या किया था। देन इट सीक्स टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम पोटेंशियल रिस्क ऑफ पोजेस्ड बाय द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं हम, मतलब छेड़छाड़ करते रहते हैं ऑर्गेनिजम्स के साथ में, ठीक है। तो उनसे जो बायोडाइवर्सिटी को जो रिस्क होता है उसकी बात करता है कार्टागेना प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि 2003 में आया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं, हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन नागोया प्रोटोकॉल, ये 2014 में फोर्स में आया था और ये कोप 10 के अंदर डिस्कस हुआ था, सॉरी, कोप 10 के अंदर डिस्कस हुआ था। और ये इसे हम ईची टारगेट्स भी बोल देते हैं, ईची टारगेट्स, ये जापान के अंदर है, ठीक है। ओके, ये 2014 में फोर्स में आया था एंड इट एम्स टू हेयर द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका जो बेनिफिट है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। देन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें मतलब याद रखने चाहिए। फर्स्ट है कोप, जो फर्स्ट सीओपी हुई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे वो कहाँ हुई थी, ये हुई थी नासू बहामना में, ठीक है। देन नेक्स्ट है
2010 was celebrated as इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो 2010 था वो इंटरनेशनल ईयर बायोडाइवर्सिटी का सेलिब्रेट किया गया था। ये कुछ पॉइंट है जो हमारे प्रीलिम्स से भी या यूजीसी नेट दोनों में ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके माइंड में रहने चाहिए। देन COP 11 जो थी वो इंडिया के अंदर हुई थी, हैदराबाद के अंदर, ये भी याद रखना। 2012 में हुई थी ये COP। अभी कौन सी है? 15 है, जो कि चाइना और चाइना में वर्चुअली, देन उसका फेज 2 हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर, ठीक है। आई थिंक हो गया, मेरे हिसाब से तो सब कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। अगर कुछ रहता है ना तो आप देख लेना, ठीक है। आपको एक और बता देती हूँ, जैसे कि आपने एक तो COP15 के बारे में तो हमने बात कर लिया, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। देन अभी अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था COP19, है ना, ये नवंबर के अंदर हुआ था पनामा के अंदर, ठीक है। तो ये COP19 किसके बारे में? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। और ये इसका बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है? CITES, जो साइट्स वाला एग्रीमेंट हुआ था। सिटीज बोल रहे हैं, साइट्स, कुछ ऐसा, मतलब हर एक का अपना अपना है। उसके बेस पे था। देन उसके बाद एक उससे पहले हुआ था COP27, इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो कि जो हुआ था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर टारगेट रखा था कि 2050 तक हम 2% टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उस तक। ऐसे टारगेट सेट किए गए थे। और इसका क्रिटिसिज्म आप क्या कर सकते हो? ये कर सकते हो कि देखो, इससे पहले COP10 था, जिसके अंदर, जिसे हम HE टारगेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी क्या टारगेट किए? उसमें कुछ टारगेट्स दिए गए थे, उसमें कहा गया था कि 2020 तक वो पूरे करने हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट उनके थे 2050 तक, ठीक है, जिसमें से कुछ भी टारगेट पूरे नहीं हुए और 2020 भी चला गया, ठीक है। अब फिर से टारगेट दिए गए जो 2030 तक पूरे करने हैं, और कुछ भी नहीं हुआ। उसके अंदर टारगेट थे जैसे कि डिफोरेस्टेशन को हाफ करना है, पोल्यूशन को कम करना है, बहुत सारे टारगेट थे, शायद 22 टारगेट्स थे, और कुछ भी अचीव नहीं हुआ, ठीक है। तो एक फिर से टारगेट देना क्या फायदा, ठीक है, क्योंकि कंट्रीज ने देखना ही नहीं, उन्होंने अपने डेवलपमेंट पे ही ध्यान देनी है। आजकल डेवलपमेंट जितनी जरूरत है, एनवायरनमेंट को तो कोई लेके ही नहीं चल रहा है, ठीक है। ये हम मतलब उसकी क्रिटिसिज्म में कह सकते हैं। एक मतलब एक नया टाइप का एग्रीमेंट दे दिया तुमने, और तुमने क्या किया है उस पे, ठीक है। कंट्रीज अभी तो बोल रही है कि फंड देंगी, पर बाद में कुछ भी नहीं देना होता इन्होंने। डेवलप्ड कंट्रीज ने अपना ग्रुप है उनका, और डेवलपिंग कंट्रीज को हमेशा एक्सप्लॉइट करना होता है, ठीक है, यही होता है। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से कंप्लीट है टॉपिक। अगर आप किसी भी टाइप का कोई भी इशू फेस करते हो इसमें, या कुछ समझ नहीं आया जो मैंने इनमें बताया है, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कर देना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, मुझे यार लिखनी पड़ी ये बात, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो अगर समझ आता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मतलब जो नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं उनका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो सब्सक्राइब जरूर किया करो। और ये बात मुझे लिख के बतानी पड़ती है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहती, मैं नॉर्मली पढ़ाती हूँ तो उसी में खो जाती हूँ, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लेना। एंड एक और अनाउंसमेंट मैं आपके करना चाहती हूँ, जो हमारा UGC नेट का एग्जाम आएगा, ठीक है, अभी, तो उसके लिए मैंने 1800 क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करूंगी मैं, जिसके अंदर हम 1800 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपके मतलब वो बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे जो नॉर्मली रिपीट होते हैं, ठीक है। और हमारे UGC नेट में 50% जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। आप नॉर्मली कोई भी पेपर उठा के देख लेना, उसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन डाल के मतलब देख लेना कि लास्ट ईयर से कितने आए हुए, 50% से ज्यादा मिलेंगे। तो 1800 क्वेश्चन की मैं सीरीज लेके आ रही हूँ, आपका 60% पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। उसको देख लेना, सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट जरूर देखना। अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है, बट बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है। अभी आज की क्लास में एंड करती हूँ। थैंक यू।